हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है सत्ता की साझेदारी, जो सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास का लेसन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिसमें से बार बार HBSC की तरफ से प्रश्न एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है, बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तमिलों पर इसका प्रभाव, श्रीलंका में गृह युद्ध, बेल्जियम मॉडल, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी के रूप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर अगर आप आसान शब्दों में इसको समझना चाहें तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का सरकार के विभिन्न अंगों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समूहों में बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी है। 2 नंबर का या 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर बेल्जियम का मैप भी दिया गया है, जिसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर ऐसा पूछा जाता तो हम इसके अंदर लिखेंगे बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। फ्लेमिश इलाका यहाँ पर आपको ब्लू कलर के द्वारा दर्शाया गया है, जो नीला रंग है ये फ्लेमिश इलाका है। नंबर 2, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वालोन इलाके में रहते हैं, जो रेड कलर के द्वारा दिखाया गया है ये वालोन इलाका है। नंबर 3, 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और वालोन क्षेत्र में रहते हैं। ये रेड कलर के अंदर ही जहाँ छोटा सा ब्लू का निशान है वहाँ पर ये दिखाया गया है जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को। आगे चलते हैं। इसमें बेल्जियम की कहानी देखिए। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी कि हरियाणा से लगभग आधी कम है ये। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। जनसंख्या भले ही 1 करोड़ हो, लेकिन इसकी जातीय बनावट बहुत ही विषम है, जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जैसे मैंने अभी आपको मानचित्र के द्वारा दिखाया, और डच भाषा बोलता है। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, जो ये मैप देखिए यहाँ पर मैंने साथ में अटैच कर दिया है। राजधानी ब्रुसेल्स के लोग 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। ये जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हों, वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी, और जो डच भाषी लोग थे वो इस बात से नाराज़ थे कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ये बेल्जियम की कहानी है। बार बार स्टूडेंट एक बात भी पूछते हैं कि सर, सत्ता की साझेदारी का जब भी जिक्र होता है तो बेल्जियम और श्रीलंका का जिक्र ज़रूर होता है। हाँ, ये दोनों ही देशों का जिक्र होता है और दोनों की कहानी अलग अलग है, और दोनों का जो मॉडल है वो भी अलग अलग है। बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा मॉडल है, जिस कारण इस देश की अखंडता को कभी खतरा नहीं हुआ, और जो श्रीलंका है वहाँ पर उस मॉडल का अनुसरण नहीं किया गया, और जिस कारण श्रीलंका एक लंबे साल तक, लगभग 20 साल तक गृह युद्ध से जूझता रहा। मैप में देखिए ब्रुसेल्स की जातीय संरचना दिखाई गई है, जो मैंने पहले आपको बता भी दिया है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो लेकिन देश की जनसंख्या में अल्पसंख्यक हैं। अगर पूरे देश को देखें तो वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन राजधानी की बात करें वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जबकि राजधानी में 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। लेकिन देश की कुल जनसंख्या में ये बहुसंख्यक हैं। आगे चलते हैं। रेशियल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका की जो जातीय संरचना है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश भी की गई है श्रीलंका की कहानी के द्वारा। भी श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर है। यहाँ का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जिनकी आबादी 73.3% है, तथा तमिलों का प्रतिशत यहाँ पर 15% है। तमिलों में भी यहाँ 2 समूह हैं,
ये ध्यान देने वाली बात है। एक है श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन मूल के तमिल 11% हैं। हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में, जब भारत गुलाम था, तो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। अगर हम यहाँ पर ज़्यादातर श्रीलंका के धर्म की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा है जो लगभग 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाएँ बोलते हैं। ये श्रीलंका की कहानी है। श्रीलंका की जातीय संरचना यहाँ पर दिखाई गई है कि यहाँ पर सबसे बड़ा समूह सिंहली समुदाय है और उसके बाद तमिल, ईसाई भी हैं यहाँ पर जो 7% हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जब हम इस स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में, अभी मैंने आपको बताया जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सिंहली हैं, तो यहाँ बहुसंख्यकवाद इसके बारे में पढ़ेंगे। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद सिंहली भाषी समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर, बहुसंख्या जो संख्या में ज़्यादा हों, बहुसंख्या के बल पर तमिलों पर, क्योंकि तमिल संख्या में कम थे, अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और 1956 में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार सिंहली देश की राष्ट्रभाषा बना दी गई। यहाँ पर केवल सिंहली को ही राष्ट्रभाषा बनाया गया। इसके अलावा जो नौकरियाँ थी उन नौकरियों में भी सिंहली समुदाय के लोगों को ही ज़्यादा रखा जाने लगा, जिससे तमिल लोग नाराज़ हो गए और वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हुआ था, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। जो बहुसंख्या थी तो बहुसंख्या के हिसाब से इन्होंने कई कठोर कदम उठाए, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है क्या क्या कदम उठाए। देखिए, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सिंहली को ही राजभाषा बना दिया गया, सारे कार्य सिंहली भाषा में ही होने लगे। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। भाई जो विश्वविद्यालय थे, अन्य सरकारी नौकरी थी, वहाँ पर केवल इसी समुदाय को नौकरियाँ दी जाने लगी। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। यानी कि श्रीलंकाई सरकार के इन फैसलों से तमिल लोग बिल्कुल नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन भी बने। भाई वहाँ पर तमिलों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाने शुरू कर दिए कि भाई हमें भी समान अवसर दिया जाए, जो हमारी तमिल भाषा है इसको भी समान अवसर दिया जाए जो राजकीय काम होते हैं उनके अंदर। और जिस कारण क्या हुआ, ये संगठन बने तो इनमें शीघ्र ही टकराव शुरू हो गया और जो गृह युद्ध का रूप लेने लगा। तमिलों पर प्रभाव, जो श्रीलंकाई सरकार जो बहुसंख्या में सिंहली थे उनके हित में जो फैसले लिए गए, उन फैसलों का तमिलों पर क्या प्रभाव हुआ। तमिल अकेलापन महसूस कर रहे थे, वे बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। वे सोचते थे कि संविधान उनके खिलाफ है, कोई भी राजनीतिक दल उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखता था। तमिलों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए समूह, संगठन व दल बनाने प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद और भी है तमिलों पर प्रभाव, उनकी तमिल को राजभाषा बनाने की मांग, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार की उनकी मांग को नहीं माना गया। इस कारण उन्होंने हिंसक कार्रवाई करने के लिए लिट्टे जैसे संगठन बनाए। ये इसके बारे में आपने ज़रूर समाचार पत्रों में, टेलीविजन में कभी ज़रूर सुना होगा, लिट्टे। जब हम गृह युद्ध के ऊपर पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। आगे देखिए, गृह युद्ध, तो ये जो संगठन बने तो इससे गृह युद्ध शुरू हुआ। इस प्रकार श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। देश के अंदर युद्ध, इसको बोलते हैं गृह युद्ध। दोनों समुदायों के हज़ारों लोग मारे गए। हज़ारों तमिल परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। ये जो गृह युद्ध था 1983 में शुरू हुआ, तो वहाँ पर तमिल लोगों ने लगभग 13 सैनिकों को मार दिया और इसके बाद लगभग 3000 तमिल लोगों को मारा गया, जिस कारण हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी विरोध हुआ। फिर भारतीय जो शांति सेना है वो श्रीलंका गई और वहाँ पर उनको तमिलों के साथ संघर्ष करना पड़ा, तमिलों के साथ युद्ध करना पड़ा। और इस बात से तमिल और भी, हमारे जो तमिलनाडु में तमिल रहते हैं और भी
नाराज़ हो गए तमिल भाषी बोलने वाले लोग। तो फिर इसके बाद हमारी शांति सेना वापस आई। तो जो लिट्टे मैं आपको बता रहा था, इस लिट्टे नामक संगठन ने ही हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद लगभग 20 साल बाद श्रीलंका की जो सरकार है और लिट्टे है, इनके बीच समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। जो एक खूनी जंग थी, इसको समाप्त करना पड़ा, जिसमें बहुत अधिक श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया गया था। ये मेन पॉइंट है जो बार बार हम श्रीलंका और बेल्जियम का जिक्र करते हैं। बेल्जियम को इतना नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा जितना नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही जो वर्ग है उसकी ओर ध्यान दिया गया, सारे अधिकार उसी को दिए गए, दूसरे वर्ग को अनदेखा किया गया, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान श्रीलंकाई सरकार को उठाना पड़ा। जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका मॉडल बहुत अच्छा था। आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल क्या था, ये क्यों अच्छा था? देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने कितने संशोधन किए? तो हम क्या लिखेंगे? 4 संशोधन किए ताकि देश के विभिन्न समुदायों और भाषाई समूह के में सामंजस्य बनाया जा सके, संतुलन बनाया जा सके। यह सब सत्ता में साझेदारी के द्वारा किया गया, सब में सत्ता का बंटवारा किया गया। दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या केंद्रीय सरकार में समान होगी। जो केंद्रीय सरकार थी, वहाँ पर जो मंत्रियों की संख्या थी वो दोनों समुदायों की बराबर बराबर कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ थी वो भी जो 2 इलाके थे अलग अलग, उनमें बांट दिया गया, यानी कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं। अब हम देखेंगे बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात नहीं हुए। मैंने थोड़ा बहुत आपको इससे पहले की जो स्लाइड उसके अंदर बताया। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया, हमने पीछे पढ़ा है। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। भाई यहाँ पर मंत्रियों की संख्या को बराबर कर दिया गया ताकि कभी भी इनमें विवाद उत्पन्न ना हो। नंबर 2, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। जो 2 इलाके हैं वहाँ की क्षेत्रीय सरकारों को केंद्र सरकार की शक्तियाँ दे दी गई। ब्रुसेल्स में यहाँ पर अलग सरकार है। ये देखिए, बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पर अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। यहाँ पर भी दोनों जो समुदाय हैं, जो डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, इनका समान प्रतिनिधित्व है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया गया तो वहाँ पर जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं हुए, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ। 20 साल तक खूनी जंग होती रही। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें ही लोकतंत्र बसता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की सरकार होती है और इसलिए शासन भी लोगों में ही बांटा जाता है, चाहे वो समुदाय के हिसाब से हो। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो इसकी तरफ आप ध्यान ना दें। आगे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है? यहाँ पर अगर आप पूरा ये 6 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने स्लाइड नेट से उठाई है। तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके नैतिक कारक, और इसके आगे हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे युक्तिपरक कारक। नैतिक कारक कौन से हो सकते हैं, अलग से भी आ जाता है। सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारक कौन से हैं, युक्तिपरक कारक कौन से हैं, 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में, यही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारक। सत्ता की साझेदारी हमने जैसे अभी पढ़ा है, लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। भाई अगर लोकतंत्र आदर्श है, अच्छा है, तो उसमें जितना ज़्यादा उसके लोगों की साझेदारी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक राजनीति में सभी लोग प्रभावित होते हैं और इन प्रभावों के साथ ही लोगों को रहना होता है।
इसलिए लोगों को सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। एक वैध सरकार वही है, एक सही सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। एक अच्छी सरकार वही है जो उस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों का या सभी समूहों का उसके अंदर प्रतिनिधित्व हो। आगे देखेंगे जो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके युक्तिपरक कारक, भाई इसका क्या फ़ायदा होता है। देखिए, इससे समाज के विभिन्न समूहों के बीच टकराव टल जाता है। जैसे बेल्जियम में टकराव बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया तो वहाँ पर टकराव हुआ। यदि सत्ता में साझेदारी न हो तो देश बिखर सकता है। बिल्कुल, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। एक बहुसंख्या में जो लोग हैं उन्हें की जो सभी बातों को दूसरे लोगों पर थोपना उस समय तो हो सकता है वो लाभकारी दिखाई दे, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए परेशानी पैदा नहीं करता। बहुसंख्या में जो लोग होते हैं वो आतंक करते हैं, उनका मतलब केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि कई बार बहुसंख्यक की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। भाई अगर कोई बहुसंख्या में है वो ये सोचे कि भाई हम अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको परेशान करेंगे, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है कि ये बहुसंख्या के लोगों के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है जब विरोध होना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। भाई सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण, ये 1 नंबर का प्रश्न अलग से भी आ जाता है। क्षैतिज वितरण बोलते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। जैसे शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे हमारे भारत में है, यहाँ पर सबके बीच तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है। संघ सरकार नंबर 2, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के बीच भी विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जो सरकार के अलग अलग स्तर हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उनके बीच भी बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार और फिर एक प्रांत के लिए प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, जैसे यूएसए में भी, हमारे भारत में भी है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी होना चाहिए। जैसे अगर भाषा के आधार पर धार्मिक समूह के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो, ताकि देश की अखंडता को कभी कोई खतरा ना हो। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर बिल्कुल ये नोट करें आप, भाई सामुदायिक सरकार किस देश के अंदर है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बेल्जियम। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ये सत्ता की साझेदारी के रूप हैं, जिसे मैं आपको आगे की स्लाइड में और थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। देखिए, यह है सत्ता में साझेदारी के रूप। ये सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज रूप है उसको दिखाया गया है। आप इसमें नीले रंग में देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहला पॉइंट, इसमें सभी अंग एक ही सत्र पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, यानी कि सभी सत्रों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, एक अंग का दूसरे अंग पर क्या होता है, अंकुश होता है। इसलिए इसे नियंत्रण व संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। ये बहुत ही जो क्षैतिज वितरण है अच्छी तरह से इस स्लाइड के द्वारा ये आपको समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर वितरण, ये दो नंबर के प्रश्न जो अलग से आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से बताना इनको अच्छा समझा। ऊर्ध्वाधर वितरण आप देखिए ऊपर ट्रायंगल के अंदर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर है स्थानीय निकाय। अब केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, बार बार आपको ये बात बताई जाती है। नंबर 2, राज्य सरकार राज्यों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियाँ राज्य सरकारों को दे देती है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ। भारत जैसे देश में 2 स्तरों में सत्ता का विभाजन उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ही काम नहीं चलता, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्थानीय सरकार की भी संरचना की हुई है। देखिए अगले पॉइंट में, इसलिए भारत में तीसरे स्तर की सरकारें हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। आपके गाँव की जो ग्राम पंचायत है वो भी स्थानीय सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दी हैं। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन, ये जो तीसरा सत्ता विभाजन का रूप है उसमें दिखाया गया है। आप ऊपर देखिए, औरतें, एससीज, एसटीज भी, समाज के कमज़ोर वर्ग भी सत्ता में साझेदार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरक्षण के द्वारा व्यवस्था की गई है। नंबर 2, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है, और बेल्जियम में भी जो सामुदायिक सरकार है वो इस चीज़ का उदाहरण है। भारत में आरक्षण के माध्यम से किया गया है।
निर्वाचन क्षेत्रों में भी SC ST और औरतों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। कई बार आप देखते हैं कि गांव में केवल जो सरपंच पद के लिए महिला ही खड़ी हो सकती है, चुनाव लड़ सकती है, तो वो पद महिला के लिए आरक्षित होती है ताकि महिलाओं के भी सत्ता के अंदर साझेदारी हो। और लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता में साझेदारी बनी रहती है। ये हमारा आज का जो लेसन था कंप्लीट कर दिया है। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा।